गुड मॉर्निंग। मेरा नाम निखत उमेरा है। मैं स्माइल डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे राजनीति विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी उपागम या दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी उपागम मुख्यतः नवीन दृष्टिकोण रहा है। वैसे तो आदर्शवादी जो उपागम है वो बहुत ही पुराना दृष्टिकोण है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये उपागम 18वीं शताब्दी में आया। इसका जो मुख्य प्रेरणा स्रोत रहा है वो आमतौर पे माना जाता है कि अमेरिका और फ्रांस की क्रांति रही है। और जो अंतर्राष्ट्रीय उपागम का समूचा चिंतन है वो समाज के विकासवादी प्रगति होने के व्यापक विचार पे आधारित है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो समाज है हमारा, उसके विकास के, उसकी प्रगति के, उसके शांति के सिद्धांत के साथ आदर्शवादी सिद्धांत जुड़ा हुआ है। और जो इसके मुख्य हम कह सकते हैं समर्थक विचारक रहे हैं, उसमें बर्नार्ड रसेल, वुड्रो विल्सन, बटनफील्ड, महात्मा गांधी, इन विचारकों का भी बड़ा योगदान रहा है इसमें। ये विचार मुख्यतः 18वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आया। आदर्शवाद एक पुरानी संकल्पना रही है, एक पुराना विचार रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये एक नया विचार है जो कि 18वीं शताब्दी में हमारे सामने आता है। 1795 में कॉन्डरसेट ने अपनी किताब में कहा था कि हम एक ऐसे विश्व व्यवस्था की कल्पना करते हैं जहाँ पे ना तो युद्ध के लिए कोई स्थान होगा, ना विषमता के लिए कोई स्थान होगा, और ना ही अत्याचार के लिए कोई स्थान होगा। यानी कि ऐसा समाज जो न्यायपूर्ण होगा, जहाँ पे शांति होगी, जहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, जहाँ किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई जो है अत्याचार नहीं होगा। ऐसे विश्व की कल्पना वो करते हैं और कहते हैं वो कि यदि मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा या अपनी शिक्षा के द्वारा और विज्ञान का यदि सदुपयोग करता है, और वो फिर इतनी उन्नति कर लेगा कि आने वाले जो भावी मानव समाज होगा उसमें हिंसा के लिए, हत्या के लिए, अनैतिकता के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए और शक्ति के लिए संघर्ष की भावना सर्वथा लुप्त हो जाएगी। यानी कि कॉन्डरसेट कहना चाहते हैं कि शिक्षा, बुद्धि और विज्ञान के सहारे या उसके सदुपयोग से हम समाज में उन्नति और विकास कर सकते हैं, और जो हिंसा है, जो युद्ध है, जो अनैतिकता है, कहीं ना कहीं हम उसकी समाप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें आदर्शवाद जो है वो कहीं ना कहीं आदर्श लक्ष्यों के साथ जुड़ा हुआ है, और वो इस बात पे जो है फोकस करता है या ध्यान केंद्रित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसी होनी चाहिए। वो इस बात पे फोकस नहीं करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है या प्रेजेंट समय में क्या समस्याएं हैं, इस बात पे उसका कोई भी ध्यान नहीं है। वो मेनली कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसी होनी चाहिए, राज्यों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, राज्यों को अपनी राष्ट्रीय नीति कैसी बनानी चाहिए। आदर्शवाद राष्ट्रीय नीति पर ध्यान नहीं फोकस करता है, उसका जो मेन ध्यान है वो इस बात पे है कि अंतर्राष्ट्रीय नीतियां कैसी होनी चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां जो है वो नैतिकता के आधार पर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आदर्शवाद है वो एक आशावादी विचार है, एक कल्पना लोक की विचार है, एक इमेजिनेशन है, जो एक कल्पना करता है, एक उम्मीद करता है, वो विश्लेषणात्मक ना होकर के वर्णनात्मक है। आदर्शवाद जो है कहीं ना जो है उसने अपने उपागम में या अपने विचार में जो मेन 3-4 प्रश्न अपने चिंतन में उसने उठाए हैं, उसमें पहला प्रश्न तो ये है कि विश्व में न्याय और शांति कैसे स्थापित हो। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जिसको हम देखते हैं कि जहाँ पे हमेशा एक संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है, जहाँ पे हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे राज्यों के बीच में उनके हित टकराते हैं, उनके बीच में संघर्ष होते हैं और युद्ध जैसी स्थिति अक्सर हमें देखने को मिलता है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हम किस प्रकार से न्याय और शांति स्थापित कर सकते हैं, शक्ति राजनीति को खत्म कर सकते हैं। पहला प्रश्न आदर्शवाद का
यहाँ से शुरू होता है। और इसी के साथ इसी कड़ी में दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि किस प्रकार से युद्धों का उन्मूलन किया जाए। युद्ध आज से नहीं तब से होते आ रहे हैं जब से कि ये दुनिया और राज्यों का अस्तित्व आया। जब दो राज्य या कई राज्य आपस में रहते हैं तो उनके बीच में संघर्ष होना स्वाभाविक है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे युद्ध का भी रूप ले लेता है। तो इन युद्धों का उन्मूलन हमें किस प्रकार से करना है, वो कौन से मूल तत्व हैं, वो कौन से मूल आधार हैं जिसको राज्य यदि अपने व्यवहार में इम्प्लीमेंट करता है तो युद्धों को समाप्त किया जा सकता है। इस पे भी आदर्शवाद विचार करता है। और तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस प्रकार विकसित हो। यदि हमें शांति चाहिए, हमें न्याय स्थापित करना है, हमें विकास करना है, हमें कल्याण करना है, हमें सुख समृद्धि को बहाल करना है, तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। और उसके लिए आदर्शवाद कुछ मूलभूत सिद्धांतों की बात करता है कि नैतिकता का पालन करके या शक्ति राजनीति से दूर हो करके हम कहीं ना कहीं जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। यदि बड़े राज्य जो शक्तिशाली देश हैं यदि छोटे देशों का शोषण ना करें, उनका सहयोग करें, उनके विकास में उनकी मदद करें, तो कहीं ना कहीं जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग होगा और अंतर्राष्ट्रीय समाज का विकास हो सकता है। तो तीसरा प्रश्न हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आ जाता है। और चौथा प्रश्न जो इसी से अभी जुड़ा हुआ है कि सहयोग के लिए जो शक्तिशाली राज्य हैं उनके द्वारा शक्तिहीन राज्यों का शोषण किस प्रकार समाप्त किया जाए। क्योंकि शुरू से अगर हम इतिहास को देखें तो बड़े राज्यों के द्वारा, शक्तिशाली राज्यों के द्वारा जो शक्तिहीन राज्य हैं, जो छोटे राज्य हैं, उनका कहीं ना कहीं शोषण होता रहा है। तो इस चीज को कैसे रोका जाए, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समानता विकसित की जाए और असमानता का जो माहौल है, जो स्थिति है, उसको समाप्त की जाए। क्योंकि समानता, न्याय और शांति में समानता बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। यदि समानता नहीं होगी तो हम न्याय की कल्पना तो कर ही नहीं सकते। समानता न्याय आपस में जुड़े हुए हैं और जब समानता होगी, जब न्याय होगी तो शांति अपने आप स्थापित हो जाएगा। तो आदर्शवाद जो है वो इस बात पे फोकस करता है कि बड़ी शक्तियां, शक्तिशाली शक्तियां, संपन्न शक्तियां या जो विकसित देश हैं उनके द्वारा अविकसित या अल्पसित जो विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं उनकी अगर मदद किया जाए, यदि उनको सहयोग किया जाए तो कहीं ना कहीं जो छोटे देश हैं, जो कमजोर राष्ट्र हैं, वो भी अपना विकास कर सकते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण का जो समूचा चिंतन है या जो समूचे चिंतन का जो अध्ययन है वो संस्थावाद और विधिवाद की तरफ अग्रसर है या प्रवृत्त है। संस्थावाद क्या होता है? संस्थावाद इस बात में विश्वास करता है कि यदि समाज में संस्थाओं का निर्माण किया जाए, संगठनों का निर्माण किया जाए, जो है जो कानून को बनाए, कानून का पालन कराए और कानून को इम्प्लीमेंट कराए और उसकी देखरेख करे, यदि ऐसी संस्थाओं का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है तो राज्यों के बीच में कहीं ना कहीं शांति स्थापित होने में काफी सहायता होगी, काफी सफलता मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो होती हैं वो एक मंच प्रोवाइड करती हैं राज्यों को, जहाँ पे राज्य अपनी समस्याओं को डिस्कस करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो शांति स्थापित करने में काफी मददगार होंगी। और इसी के साथ विधिवादी संकल्पना जुड़ी हुई है। विधिवाद से तात्पर्य है कि कानूनों का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संविधियां होंगी जिसको हर राज्य अपने व्यवहार में, अपनी नीतियों में इम्प्लीमेंट करेगा और उस नीतियों का, उन कानूनों का पालन करेगा। तो कहीं ना कहीं एक मर्यादा और एक सीमाएं लग जाएंगी राज्यों के अनियंत्रित व्यवहारों पे। तो इस प्रकार से जो आदर्शवाद है उसका सीधा संबंध संस्थावाद से और विधिवाद से है। और इस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो जटिल समस्याएं हैं उसके लिए मेनली या मुख्यतः जो है तीन प्रकार के जो है समस्याओं के तीन प्रकार के समाधान हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पहला है, राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि राज्यों को अपने अनियंत्रित व्यवहारों को कंट्रोल करना चाहिए, अपने हितों के आधार पर ना कार्य करके बल्कि अपने राष्ट्र नीति के आधार पर जो ना
कार्य करके, बल्कि जो नैतिक नियम होते हैं किसी के जो है राज्य के या पूरे यूनिवर्सल जो मोरल वैल्यूज होते हैं उस पे काम करना चाहिए। और जो ट्रेडिशनल एक परंपरागत जो चला आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम शक्ति राजनीति देखते हैं, पावर पॉलिटिक्स देखते हैं, उससे दूर रहना चाहिए और हर राज्य को नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरी चीज है कि शक्ति राजनीति के प्रबल पोषक सर्वाधिकारवादी दलों के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि जो आप देखिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो सर्वाधिकारवादी दल हमारे सामने आए, जैसे कि फांसीवाद था, नाजीवाद था और इस तरह के जो विभिन्न सर्वाधिकारवादी दल आए, इन्होंने न केवल अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में दूसरे राज्यों पे भी आक्रमण किया और कहीं ना कहीं एक इनकी जो विस्तारवादी नीति थी, जो उनकी आक्रमणवादी नीति थी, इससे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो अव्यवस्था है, जो अशांति है, वो पैदा हुई। तो आदर्शवाद मानता है कि यदि इस प्रकार के दलों को समाप्त कर दिया जाए तो स्वतंत्रता का हनन करते हैं, समानता का हनन करते हैं, जिनका न्याय से कोई सरोकार नहीं है। यदि हम ऐसे दलों को समाप्त कर दें, इस प्रकार की जो टोटलिटेरियनिस्ट अप्रोच है इसे हम खत्म कर दें, तो कहीं ना कहीं जो है हम शांति की तरफ बढ़ेंगे और सहयोग की तरफ बढ़ेंगे, न्याय की तरफ बढ़ेंगे। इस प्रकार की जो विचारधारा है इसका समापन होना चाहिए और एकमात्र विचारधारा जो है वो है उदारवाद, लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। आदर्शवाद मानता है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस प्रकार से एक देश के अंदर हम लोकतंत्र स्थापित कर देते हैं और संस्था का निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हमें लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए। जो लोकमत है उसको हमें जो है इंस्पायर करना चाहिए, उसको हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। लोग इसके साथ ही साथ जो संस्थाएं हैं, जो कानूनों है, उसका निर्माण करके रिस्पेक्टफुली उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तीसरी चीज आ जाती है कि विश्व सरकार की स्थापना और शक्ति राजनीति समाप्त करना। आदर्शवाद की एक जो बहुत बड़ी आशा है वो ये है कि अंततः हम एक ऐसे विश्व की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे एक विश्व संघवाद होगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सरकार की हम स्थापना करें। जिस प्रकार से किसी देश में सरकार होती है, संस्थाएं होती हैं, कानून होते हैं और वो मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित करता है, इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी सरकार होनी चाहिए, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए जो राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करेगी। और सामान्यतः जो हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अराजक है, वहाँ पे कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, कहीं ना कहीं कोई सरकार नहीं है, कोई ऐसा रूल बनाने वाला बाध्यकारी संस्था नहीं है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति बन जाती है या जब राज्य अपनी मनमानी गतिविधियां करने लगते हैं तो वो युद्ध में या संघर्ष में तब्दील हो जाता है। तो ये एक समाधान तो है, बट कहीं ना कहीं इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पॉसिबल तो नहीं प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से विश्व सरकार की स्थापना और दूसरी है शक्ति राजनीति को समाप्त करना, पावर पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जैसा कि यथार्थवाद कहता है कि राज्य जो होते हैं वो हमेशा अपने हित से ही जो है कार्य करते हैं, कि जो भी नीतियां होती हैं, उनकी जो भी गतिविधियां होती हैं वो उनके राष्ट्रीय हित से ही प्रभावित होती हैं और उनका राष्ट्रीय हित होता है शक्ति के संदर्भ में, यानी शक्ति से ही परिभाषित करते हैं वो राष्ट्रीय हित को, हेंस मार्गेंथो। तो शक्ति के लिए ही वो राष्ट्रीय हित होता है और राष्ट्रीय हित जो होता है वो शक्ति से ही संबंधित होता है। इसलिए जो भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी उनके बीच में संघर्ष होते हैं, वो शक्ति प्राप्ति के लिए ही होता है। आदर्शवाद कहता है यदि इस शक्ति राजनीति को खत्म कर दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना आसान हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विदेश नीति का संचालन मानवीय लक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए। आदर्शवाद ऐसा मानता है। मानवीय लक्ष्य जैसे स्वतंत्रता की संकल्पना, समानता की संकल्पना, कल्याण की वृद्धि, ठीक है। जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में हम स्वतंत्रता स्थापित करेंगे, समानता स्थापित करेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, कल्याण होगा, विकास होगा, सहयोग होगा, सुख समृद्धि होगी, तो लड़ाई करना, युद्ध करना, न्याय करना, हिंसा करना या अनैतिक गतिविधियां करना, ऐसी चीजों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा यदि समानता और स्वतंत्रता और कल्याण की तरफ हर राज्य अग्रसित होगा। तो आदर्शवाद कहता है कि यदि इन सिद्धांतों के साथ, इन मूल्यों के साथ राज्य अपनी नीतियों का निर्माण करेगा, कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में, अपनी विदेश नीति में इन सिद्धांतों का अगर पालन करता है, इन लक्ष्यों को अगर ध्यान रखता है, तो हम जो है
अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित कर सकते हैं। और इसी दृष्टि से विवेक को, वैधता को और आशावाद से अधिक प्रभावित होता हुआ आदर्शवाद नजर आता है। यानी आदर्शवाद का जो मेन जो है फोकस है वो विवेक पे है। आदर्शवाद मानता है कि बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा, तर्क के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा इंसान जो है सही और गलत का भेदभाव कर सकता है। विवेक का इस्तेमाल, यदि किसी के बीच में कोई विवाद है, किसी राज्य में विवाद है, तो हम युद्ध का सहारा ना लेते हुए अपने विवेक का सहारा लें, हम बात करें, वार्तालाप करें, डिस्कशन करें और कोई समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। युद्ध हमेशा एक अंतिम विकल्प होना चाहिए, ऐसा तो यथार्थवादी भी मानते हैं, पर आदर्शवाद पूरी तरीके से युद्धों का उन्मूलन करता है। यहाँ तक कि वो निशस्त्रीकरण की बात करता है, यानी कि शस्त्रों को पूरी तरीके से खत्म करने की बात करता है। आदर्शवाद वैधता के साथ जुड़ा हुआ है, लीगेसी के साथ जुड़ा हुआ है, और हर एक चीज में आदर्शवादी विचार में हम देखते हैं कि हमें आशा नजर आती है, कल्पना नजर आती है, जो कि एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आदर्शवाद जो है वो एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें विश्व के न्याय, शांति, विश्व संघवाद और जो मानवीय लक्ष्य हैं उसके तरफ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कहीं ना कहीं जो आदर्शवाद है इसके अंदर कुछ कमियां थी, ये विश्लेषणात्मक नहीं था, ये वर्णनात्मक था। इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सिर्फ एक आशा की तरह, एक कल्पना की तरह समझाया। कोई हमारे सामने जो समस्याएं थी, जो शक्ति थी, जो पावर पॉलिटिक्स थी, जो संघर्ष था, जो युद्ध था, उसका समाधान जो हमारे सामने उन्होंने दिया, 2-3 जो हमने अभी चर्चा किया, ये पूर्णतः मतलब अनुभवात्मक तो नहीं प्रतीत होता है। तो इसी आधार पे जो आदर्शवाद है इसकी आलोचना भी हुई है और कई आधारों पे, कई तर्कों पे इसकी आलोचना हुई है। इसमें पहला तो ये है कि जैसे कि आदर्शवाद कहता है कि सभी राज्य बल और सैनिक शक्ति का परित्याग करके नैतिक नियमों का पालन करें। तो ये संभव नहीं है। यदि राज्य जो है हर राज्य की जो मुख्य प्राथमिकता होती है या प्राथमिकता जो होती है वो होती है उनकी संप्रभुता, उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी, उनका अस्तित्व सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाता है। और यदि राज्य अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सैनिक बना रखते हैं और हथियारों का जो है, अस्त्रों का निर्माण करते हैं, तो वो उसे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अराजक है। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो पूर्णतः आपको गारंटी दे सके कि आप अगर शस्त्र नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर कोई देश अटैक नहीं करेगा। आदर्शवाद के आने के बाद, राष्ट्रसंघ के निर्माण होने के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और कई राज्यों के बीच में डिस्प्यूट्स हुए और आज भी हो रहे हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि कोई भी राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो कानून है, जो नियम है, उससे संचालित नहीं होते हैं, बल्कि अपने नियमों से और अपने नीतियों से और अपने राष्ट्रीय हितों से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए जो है ये पूर्णतः निरर्थक बात हो जाती है कि कोई भी राज्य अपने सैनिक हटा दे या अपनी जो सेनाएं हटा दे और अपने जो शस्त्र हैं उसे खत्म कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मार्गेंथो कहता है कि इस विश्व में परस्पर नैतिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वार्थ और संघर्ष यहाँ पे प्रबल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप हैंस मार्गेंथो बताते हैं, वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अराजक है। यहाँ पे जो चीज शाश्वत है वो है संघर्ष, वो है पावर पॉलिटिक्स, और इस चीज को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि कभी भी राज पूरी तरीके से अपने हथियारों को खत्म नहीं करेंगे, अपने जो आपके मिलिट्री फोर्सेस हैं उसे खत्म नहीं करेंगे। वो कम कर सकते हैं किसी समझौते के तहत, लेकिन वो उसे समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो तर्क है वो है कि आदर्शवादी व्यवस्था लाने के लिए उग्र सैनिकवादी हिंसक शक्तियों का पूरा दमन और विरोध होना चाहिए। यानी कि जो सैनिक हैं या जितनी भी हिंसक शक्तियां हैं, जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पावर्स हैं जो हिंसा को प्रमोट करते हैं, वायलेंस करते हैं, एग्रेसिव हैं और अपनी मनमानी करते हैं, ऐसे लोगों का दमन किया जाना चाहिए और इनका पूरी तरीके से विरोध होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बाकी देशों के द्वारा। तो ये भी संभव प्रतीत नहीं होता है। तीसरा है कि राज्यों से उदात्त नैतिक सिद्धांतों के पालन की आशा मृगचिका मात्र है। यानी कि हम राज्यों से इस बात की आशा करें
और ये सिर्फ एक आशा ही है कि हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो नैतिक सिद्धांतों का पालन करें। हम उनसे सिर्फ इसकी आशा कर सकते हैं, हम उसके ऊपर ये बाध्यकारी तौर पे लागू नहीं कर सकते हैं कि वो अपने हितों को ध्यान में न रखते हुए सिर्फ नैतिक सिद्धांतों का पालन करे। जैसा कि हिंस मार्गेंतो कहता है यथार्थवादी सिद्धांत में अपने, कि कोई भी सार्वभौमिक नैतिक नियम नहीं होते हैं राज्यों पे लागू। राज्य जो होता है वो हमेशा अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हित के आधार पे ही बनाता है। उसके देश के लिए, उसके हित के लिए, उसके नागरिकों के लिए जो भी सही होगा, राज्य उन्हीं नीतियों को एग्जीक्यूट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। तो इस तरह से ये बात भी कहीं ना कहीं निरर्थक हो जाती है कि नैतिक सिद्धांतों का पालन किया जाए। और इसी के साथ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी सिद्धांत हमारे सामने आया। आदर्शवादी सिद्धांत की शुरुआत कहीं ना कहीं वुड्रो विल्सन ने किया था। वुड्रो विल्सन अमेरिका में विल्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वहां पे उन्होंने 1919 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो शाखा है उसको भी स्थापित किया। तो इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो एक सिस्टमैटिक अध्ययन है एज अ डिसिप्लिन, उसकी शुरुआत हो जाती है। तो आदर्शवाद की भी शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हो जाती है पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिन संकल्पनाओं, जिन सिद्धांतों के साथ आदर्शवाद ने काम किया वो कहीं ना कहीं असफल नजर होती हुई आई। जैसा कि आदर्शवाद सिद्धांत के आधार पर ही राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया, पर कहीं ना कहीं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे जो राष्ट्र संघ के अंदर दुर्बलताएं नजर आई हमें, जो कमियां नजर आई हमें, वो कहीं ना कहीं उन कमियों ने ये बता दिया कि आदर्शवाद कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में अधूरा है। तो राष्ट्र संघ की जब स्थापना होती है उसमें क्या दुर्बलताएं थी, क्या उसके अंदर कमियां थी, उसमें भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि कुछ वर्षों के बाद जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है उसमें क्लियरली राष्ट्र संघ की जो अंदर दुर्बलताएं थी वो हमें दिखने लगी। पहला तो ये था कि जो लीग ऑफ नेशन था उससे संबंधित जितनी भी संस्थाएं थी वो कभी भी मानवीय भ्रात भावना की प्रतीक नहीं हो सकी। यानी राष्ट्र संघ के अंदर कभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका। राष्ट्र संघ जो था वो बड़ी शक्तियों का एक मंच बन गया और वो उनकी मनमानी का एक मंच बन गया। वहां पे छोटे देश, जिन्होंने वहां पे 50-52 देश थे, वहां पे उन छोटे देशों का वहां पे कोई रिप्रेजेंटेशन या उनका अपना कोई ओपिनियन नहीं था, बल्कि वहां पे जो बड़ी शक्तियां थी जैसे कि आपके ब्रिटेन था, फ्रांस था, इन देशों के द्वारा ही अपने हिसाब से नीतियों को इम्प्लीमेंट किया गया। उन्होंने उन लोगों के लोकमत को भी महत्व नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं प्रेम और कहीं सहयोग का भाव राष्ट्र संघ के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा जो राष्ट्र संघ था वो सिर्फ सत्ताधारियों का एक उपाय मात्र बन गया था। उन्हें कुछ भी अपनी नीति इम्प्लीमेंट करनी होती थी तो वो राष्ट्र संघ का सहारा लेते थे और वो सिर्फ एक संकीर्ण दृष्टिकोण के साथ वहां पे नीतियों को बनाते थे और वो सफल भी नहीं था नीतियां बनाने में इतना ज्यादा। छोटे राष्ट्रों का बड़ी राष्ट्रों से भरोसा उठ जाना, और इसी प्रकार से जब उन्होंने देखा कि वहां पे कोई सहयोग नहीं है, कोई प्रेम भाव नहीं है, कोई भ्रातृत्व भावना नहीं है वहां पे राष्ट्र संघ के अंदर, तो इस आधार पे जो छोटे देश थे उनके मन में एक बात बैठ गई कि जो बड़े देश होंगे वो कहीं ना कहीं जो है जो बड़े देश होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे लिए काम नहीं कर रहे, हम लोगों के लिए नहीं काम कर रहे, बल्कि ये सिर्फ अपने संकीर्ण नीतियों के लिए, अपने विदेश नीतियों के लिए, अपने हितों के लिए यहाँ पे कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से जो आदर्शवाद है वो उसको कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप देने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं जो राष्ट्र संघ है वो असफल हुआ, आदर्शवादी दृष्टिकोण असफल हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आदर्शवाद जो दृष्टिकोण असफल हुआ, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप यथार्थवादी विचारधारा हमारे सामने आया। यथार्थवादी विचारधारा आदर्शवाद के बिल्कुल उल्टा जो है, बिल्कुल विपरीत और बिल्कुल विरोधी जो है सिद्धांत हमारे सामने निरूपित करता है, हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसमें कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं, कुछ अंतर है जिसको हम थोड़ा बिंदुओं में हम इसको देख लेते हैं कि जिन बातों का विरोध हुआ था उसमें सबसे बड़ी विरोध तो थी वो थी शक्ति की समस्या। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद कहता है कि शक्ति ही शाश्वत है, शक्ति संघर्ष ही शाश्वत है, शक्ति राजनीति ही शाश्वत है। लेकिन आदर्शवाद इसी शक्ति का उन्मूलन करना चाहता है। वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और न्याय ना स्थापित हो पाने का कारण जो है वो है शक्ति राजनीति।
आदर्शवाद ने शक्ति राजनीति को पूरी तरीके से खत्म करने की बात करी, जबकि आपका जो यथार्थवादी सिद्धांत है वो कहता है कि शक्ति राजनीति तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप है और इसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत रहेगी कि शक्ति राजनीति बहुत ही आवश्यक तत्व है। दूसरी चीज है कि विदेश नीति व संबंधों का फैसला राष्ट्रीय हित के आधार पर होना चाहिए, ना कि नैतिक सिद्धांतों के आधार पे। जैसा कि आदर्शवाद कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के द्वारा जो विदेश नीतियां बनाई जाती हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो व्यवहार किए जाते हैं, उसका पूरा पूरा संबंध नैतिक सिद्धांतों से होना चाहिए। और आदर्श यथार्थवाद कहता है कि किसी भी राज्य की जो विदेश नीति होती है उसका आधार सिर्फ और सिर्फ उस देश का, उस राष्ट्र का राष्ट्रीय हित होता है। कोई भी राष्ट्र जो भी करता है उसका केंद्र बिंदु जो होता है वो राष्ट्रीय हित ही होता है। तो इस प्रकार से दोनों के विचारों में बहुत ही ज्यादा मूलभूत अंतर देखने को मिल जाता है। यथार्थवाद राज्य की नीतियों पे ध्यान देता है, जबकि आदर्शवाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पे, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पे ध्यान देता है। राष्ट्रवाद जो है, यथार्थवाद जो है वो ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राज्य होता है वो मेन करता होता है, मुख्य करता होता है। सारी गतिविधियां जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हो रही होती हैं वो इन्हीं राज्यों के इर्द, इन्हीं राज्य की ही गतिविधियों के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। जबकि आदर्शवाद कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है वो इस संरचना और इस संगठन के उसमें ही घूम रही होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि यथार्थवाद शांति विरोधी है, जबकि आदर्शवाद शांति का पक्ष पोषक। यानी कि यथार्थवाद कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापित करना तो लगभग असंभव है, क्योंकि शक्ति राजनीति कभी खत्म नहीं हो सकती है, जबकि आदर्शवाद शांति का ही पक्ष पोषक है। तो इस प्रकार से यथार्थवाद जो है वो आदर्शवादी प्रतिक्रिया के स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आता है और बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को शक्ति के संदर्भ में, राष्ट्रीय के हित के संदर्भ में हमें एक्सप्लेन करता है। आदर्शवाद कहीं ना कहीं इस चीज में फेल हो जाता है और जो व्यवस्था रही है उसको समझाने में फेल हो जाता है। उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गतिविधियां बदल रही हैं। ऐसा नहीं है कि आदर्शवाद पूरी तरीके से सही नहीं है, बट कुछ चीजों को समझने के लिए आदर्शवाद की जरूरत होती है, तो कहीं पे हमें यथार्थवाद भी जो है समझाने में मददगार होता है। तो इस प्रकार से आज जो ये आदर्शवाद का टॉपिक था, इसके जो मेन प्रवर्तक थे हमने पहले डिस्कस किया था, बर्नार्ड रसेल्स और वुड्रो विल्सन बटनफील्ड, इन लोगों को माना जाता है। आदर्शवादी विचारधारा बहुत ही पुरानी विचारधारा है और राजनीतिक विज्ञान में ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी शुरुआत जो होती है वो आपकी 18वीं शताब्दी से होती है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। उसके बाद इस बात पे महत्व दिया जाने लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाना आवश्यक है। युद्ध की जो समस्याएं हैं, शांति के जो प्रश्न हैं, शांति स्थापित करने की जो समाधान है, उन चीजों का जो अध्ययन है वो बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है।